नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बाटले ट्यूटोरियल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए अंग्रेजी के प्रोज पार्ट का एक अध्याय जिसका नाम है ए गर्ल विथ अ बास्केट, जो कि विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, इस अध्याय से रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। यह विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया है। यह अध्याय 1950 में उनकी एक भ्रमण यात्रा के बारे में है। अपने भ्रमण यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से हिमालय के एक पहाड़ी इलाके रानीखेत घूमने का निश्चय किया। वह बरेली तक रेलगाड़ी से एवं उसके पश्चात रानीखेत तक कार से गए। उनको विभिन्न प्रकार के लोगों से वार्तालाप करना भी पसंद था। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर की ये है कि उनको इस अध्याय में अपने वो अनुभव के बारे में बता रहे हैं, जिसमें वो ये जानते हैं अंत में कि जो भारतीय गरीबी में स्वाभिमान की तथा उदारता की प्रचुरता है वो किसी अन्य देशों में नहीं है। एक स्थान पर वह एक 9 वर्ष की शरणार्थी लड़की से मिले एवं उसके स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से बहुत प्रभावित हुए। इससे उनको भारत की आत्मीयता की एक झलक दिखाई पड़ी। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हम अपने टेक्स्ट से। टेक्स्ट की शुरुआत करते हैं हम लोग और इसको बहुत बारीकी से इसका एक एक हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो दे रखा है, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली यानी मैं दिल्ली छोड़ चुका था, फॉर द हिमालयज यानी हिमालय जाने के लिए, यानी मैं दिल्ली छोड़ चुका था हिमालय को जाने के लिए। I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet, an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas। तो क्या इसमें कह रहा है कि I was going as far as Bareilly, यानी कि मुझे बरेली तक रेलगाड़ी से जाना था और फिर कार से रानीखेत। रानीखेत एक जगह का नाम है जहाँ पे ये लेखक ये बताना चाह रहा है कि वह बरेली तक तो वह ट्रेन से जाना चाहता था और फिर कार से वह रानीखेत जाना चाहता था। और यहाँ रानीखेत के बारे में जिक्र किया है कि यह क्या है, एक ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है, यानी एक ब्रिटिश सेना की एक पुरानी हिल स्टेशन की एक छावनी है जो कि लोकेटेड, जो कि कहाँ स्थित है, ऑन अ 6,000 फुट रिज। रिज का मतलब होता है चोटी या पर्वत श्रृंखला, ठीक है, जो कि एक पर्वत श्रृंखला पर थी। अपोजिट ऑफ 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। स्नो कैप्ड का मतलब क्या होता है, बर्फ से ढकी हुई। अपोजिट का मतलब ठीक सामने या विपरीत। यानी इसका पूरा हिंदी अनुवाद देखे तो कि मैं जितना हो सका बरेली में ट्रेन से जाना चाहता था और फिर रानीखेत कार से जाना चाहता था, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन की एक पुरानी छावनी थी जो बर्फ से ढकी 120 मील तक फैले हिमालय के सामने एक 6,000 फुट ऊंची पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द ट्रेन वॉज स्लो, यानी ट्रेन की जो गति थी वो बहुत धीमी थी, यानी ट्रेन बहुत धीमी चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और यह लगभग हर स्टेशन पर रुक रही थी। यानी कहने का ये मतलब है कि लगभग जितने भी स्टेशन पड़ रहे थे वह हर स्टेशन पर यह रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, यानी हर स्टॉप पर, यानी हर स्टेशन पर, आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। स्वंग ओपन का मतलब होता है झटके से खोलना या धक्के से खोलना, यानी प्रत्येक स्टेशन पर मैं अपने कंपार्टमेंट, अपने ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता था, टहलने लगता था। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपल, सिख, मुस्लिम, मुस्लिम क्या स्पेलिंग गलत दे रखी है, ठीक है, आप लोग इसको सही कर लें। सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर्स, हॉकर्स। तो कह रहा है द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड, यानी प्लेटफॉर्म पैक्ड था मतलब भरा पड़ा था या ठसाठस भरा पड़ा था। किससे, विथ पीपुल, जो कि लोगों से भरा पड़ा था। और किस, कौन कौन से लोग थे, सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे,
मर्चेंट्स का मतलब व्यापारी थे, प्रिस्ट का मतलब पुजारी थे, पोर्टर्स का मतलब कूली थे, बेगर्स का मतलब भिखारी थे, और हॉकर्स का मतलब फेरी वाले, जो घूमते हैं ना सामान लेकर के, हॉकर्स मतलब फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयरफुट एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स। बेयरफुट का मतलब क्या होता है? नंगे पांव। लूज का मतलब ढीला, और व्हाइट का मतलब, व्हाइट गारमेंट्स का मतलब सफेद पोशाक, यानी लगभग हर कोई ना कोई नंगे पांव प्राय दिख रहा था। एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स, और ढीले सफेद पोशाक कपड़े पहने हुए थे। मतलब स्टेशन पर जो भी लोग दिख रहे थे वो या तो लगभग सभी लोग नंगे पैर थे, या सफेद कलर के हल्के ढीले कपड़े पहने ही लोग मिल रहे थे। I would ask at least 3 people before I could find one who spoke English. क्या कह रहा है? I would ask at least 3 people. ठीक है, तो मैं कम से कम 3 लोगों से पूछता था बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश, जब तक कि मुझे यह न पता चल जाए कि वह अंग्रेजी में बात करता है, इंग्लिश में वह बात कर सकता है। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। ठीक है ना, यहाँ इसका भावार्थ यह समझें कि लेखक ये कहना चाहता है कि वह ऐसे 3 लोगों से कम बातें करता था, पूछता था, कि जब तक कि कोई एक उसके सामने इंग्लिश बोलने वाला न मिल जाए। और उसके बाद क्या होता था? वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक, और उसके बाद हम लोग सांसारिक मामलों को, बातों को बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और हर उस बड़े टॉपिक की, हर उस बड़े विषय के बारे में बात करते थे। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस, जो उस दिन की न्यूज प्रकाशित होती थी या घटती थी। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। देखिए, पल्स का मतलब तो नाड़ी होता है, नब्ज होता है। नेशन का मतलब राष्ट्र, यानी राष्ट्र की नब्ज को पहचानना या भावनाओं को पहचानना। ठीक है ना, इस तरीके से मैं राष्ट्र की नब्ज को महसूस करने की कोशिश करता था। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। ठीक है ना, ऑफिशियल एटीट्यूड्स का मतलब क्या होता है? सरकारी कामकाज को लेकर की जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं। ठीक है ना, तो चेक का मतलब क्या होता है? पता करना। तो इसका पूरा हिंदी रूपांतरण क्या होगा कि चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार मैं जनता के विचारों की सरकारी दृष्टिकोण और दी गई सूचनाओं से तुलना करके राष्ट्र की भावनाओं को जानने का प्रयत्न करता था। ठीक है। द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज। यानी क्या कह रहा है? रूट का मतलब होता है रास्ता या मार्ग। रिचेस्ट का मतलब होता है समृद्ध या समृद्धशाली। इंडियाज एग्रीकल्चरल एरिया यानी भारत के कृषि क्षेत्रों में से, यानी यह मार्ग भारत के सर्वाधिक विकसित कृषि क्षेत्रों में से एक था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। प्लेन का मतलब होता है समतल मैदान, और अपर गंगा रिवर का मतलब होता है गंगा के ऊपरी सतह का मैदान। यानी दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर, यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था। 1000 फीट एबव सी लेवल, यानी समुद्र तल से 1000 फुट ऊंचा था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म था। ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय या गर्म। ठीक है ना, जो कि समुद्र तल से 1000 फीट ऊंचा था लेकिन गर्म था। ठीक। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट। गंगा का रंग जो था मटमैला था। ब्राउन सिल्ट का मतलब होता है भूरा चमकदार, यानी गंदे कलर का। ठीक है, तो जो गंगा का रंग था वह मटमैला हो चुका था। swollen with flood waters, its overflow inundating thousands of acres of rice। तो इसके पीछे का था, वह बाढ़ के पानी से उफन रही थी और इसके बाढ़ के पानी में हजारों एकड़ चावल के खेत डूबे थे। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन अ मैन्स हेड and unbroken except for an occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। ठीक है। टू द नॉर्थ यानी उत्तर की दिशा में जंगल्स, जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, है ना, यानी ऐसा कह सकते हैं कि उत्तर की दिशा में जंगलों का विस्तार था।
एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जहां पर अवांछनीय रूप से लंबी लंबी घासें थी, हायर देन अ मैन्स हेड, जो किसी व्यक्ति के सर से भी लंबी थी, जो किसी आदमी के सर से भी ऊंची थी, एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्री, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। क्लम्प का मतलब होता है समूह या झुरमुट, ठीक है। अनब्रोकन का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। तो एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज, जिसकी ऊंचाई आदमी के सर से भी अधिक थी, जिसके बीच में बड़े बड़े पेड़ों के झुरमुट थे, जो बाघों, हाथियों, अजगरों व नागों का रहने का स्थान हो चुका था, ठीक है। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज उसे कहते हैं जहां धरती और आकाश के मिलने का स्थान होता है। फ्लैट का मतलब सपाट, ठीक है। लैंड का मतलब भूमि, है ना। यानी एवरीवेयर एल्स देयर वाज अ फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन, यानी जो बाकी स्थल थे वो सपाट मैदान ही थे, जो दूर दूर क्षैतिज तक विस्तृत दिखाई पड़ते थे। बट डॉटेड हियर हैविंग स्टिक, माफ कीजिएगा, बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सैक्रेड बनियान ट्रीज और बाय रोज ऑफ पाकर ट्री, ठीक है। डॉटेड का मतलब बिंदुदार या बहुत गुच्छे में, सैक्रेड का मतलब पवित्र, बनियान का मतलब बरगद का जो वृक्ष होता है, पाकर ट्री एक प्रकार का वृक्ष है जो गांव में पाए जाते हैं। सेप्ड लाइक एम्स, एम्स का मतलब होता है चिराबेल का वृक्ष, ठीक है। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, यानी इसका पूरा हिंदी रूपांतर पढ़े तो बीच बीच में वहां बरगदों के पेड़, पाकड़, पेड़ों की पंक्तियां सदाबहार पेड़ों की तरह दिखाई पड़ती थी, जिनके तने घुमावदार मोटाई लिए हुए थे, ठीक है। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung off trees at the station looking for food. The villages we passed had walls made up of mud mixed with water and cow dung. Cow dung का मतलब होता है गाय का गोबर. Their peaked roofs were thatched, bundles of grass tied to bamboo poles stretched across the rafters. Rafters का मतलब होता है कड़िया, ठीक है ना, जो कड़िया ऐसे लगी होती हैं. That day the pumpkin vines that grew over them were in bloom, trailing streaks of yellow over drab walls. ठीक है, तो हम यहां से यहां तक का इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, ठीक है. हॉट ह्यूमिड एयर से लेकर के यहां तक पढ़ते हैं. हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम साउथ वेस्ट, monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath swung off trees at the station. ठीक, यानी दक्षिण पश्चिम की ओर गर्म हवा बह रही थी और उसी के साथ साथ क्या हो रहा था कि स्टेशनों पर जो खाने की खोज में बंदर जो थे पेड़ों से उछलकर आ जाते थे, जिसमें से कुछ बंदरिया भी होती थी जिनके पेट से बच्चे चिपके होते थे, ठीक है. यानी जो बंदर के जो बच्चे होते हैं बंदरिया की, ठीक है, वो उनके पेट को पकड़े हुए थे जिनसे लटक रहे थे. और जिन गांवों से होकर के द विलेजेस वी पास, जिस गांव से होकर के हम गुजरे थे उनकी जो दीवारें थी वो गोबर और कच्ची मिट्टी से बनी थी. उनकी नोकदार छतों पर भी छप्पर थे, जैसे कि जो ढलुआ बल्लियां होती है ना गांव में दिखती हैं, जो ढलुआ बल्लियां होती हैं उन पर फैली हुई थी. यानी जो बांस जिन पर घास के बंडल थे, छप्परों पर फैली हुई कद्दू की जो बेलें थी, इस दिन इस पर फूल खिले हुए थे और वे मटमैली मोटी दीवारों पर लटकी हुई थी. पीले रंग की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं जैसे लग रही. एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपुल वॉज इंटरप्टेड. यानी एक स्टेशन पर माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, यानी जो मेरे बात करने की जो दिनचर्या थी विद द पीपुल, लोगों के साथ, वाज इंटरप्टेड, बाधित हो गई. यानी एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बात करने की जो रूटीन थी, जो आदत थी, वह बाधित हो गई. एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं
घुड़सवारी से उतरा। अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, यानी कुछ छोटे नौजवान बच्चों का समूह मुझे घेर लिया। दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे टोकरिया बेच रहे थे। हैंड वीवन, जो कि हाथ से बुनी हुई थी। रीड बास्केट, रीड का मतलब होता है नरकुल, जो गांव में पाए जाते हैं। जो नरकुल से बनी जो टोकरिया थी, विथ सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न, जो जिसके बहुत ही साधारण ही डिजाइन और पैटर्न्स थे। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को अपने सर के ऊपर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, इस आवाज में चिल्लाते हुए। आई डिड नॉट नो, मैं यह तो नहीं जानता कि वे किस आवाज में ये पुकार रहे थे। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकलेबली देयर डिजायर, लेकिन मैं बिना गलती किए उनकी इच्छाओं को जान सकता था। दीज वर रेफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी के बच्चे थे। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज डिक्रीड, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence, यानी हजारों सैकड़ों हजारों की संख्याओं में जो लोग थे अपने घरों को छोड़ दिए, अपने मार्ग को बदल दिए, अपने आवास को बदल दिए। 9 मिलियन पीपुल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, यानी 9 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आ गए। ड्राइवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैंटेसिज्म, यानी इस भय के कारण धार्मिक, क्योंकि वहां धार्मिक उन्माद था, ठीक है ना। यानी जो भारत पाकिस्तान से जो भारत लोग आ गए वो इस वजह से यहाँ आ गए क्योंकि वहां पाकिस्तान में क्या था, एक धार्मिक उन्माद था, पागलपन था। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विद, वे बहुत ही गरीब लोग थे जब वे चले थे। दे वर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जैसे जैसे उन्होंने लंबा यात्रा शुरू की वे और ज्यादा गरीब होते चले गए, कमजोर होते चले गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी, जितना हो सकता था वे अपने साथ लेकर के आए। वॉज अ बिट ऑफ फूड एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स, जिनमें कुछ भोजन थे, कुछ इच्छाओं की, कुछ जरूरत की चीजें थी। सून देवर आउट ऑफ फूड, और जल्द ही उनके पास से भोजन खत्म हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब होता है सून देवर आउट ऑफ फूड, यानी जल्द ही उनका भोजन खत्म हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, कुछ दिन बाद जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, यानी कुछ दिन बाद जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे उसी रास्ते से गिरते चले गए, थक कर गिरते चले गए। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के वजह से। एंड डाइड, और मरते भी गए। वेयर दे फेल, जहां पर वे गिर रहे थे। यानी कहने का ये मतलब हुआ कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय जो पाकिस्तान से चले हुए लोग थे, 9 लाख लोग के करीब, जो भारत आ गए, जो वहां के धार्मिक उन्माद की वजह से पाकिस्तान को छोड़ चुके थे, तो उनकी वो बहुत ही गरीब थे जब वे वहां से अपनी यात्रा कर रहे थे। और जैसे ही वे अपनी यात्रा करते गए उनके पास से भोजन और जरूरत की इच्छाओं की चीजें खत्म होती जा रही थी, और वे भूख के मारे कमजोर होकर के गिरते जा रहे थे रास्ते में, जिस रास्ते से वे भूख करके आ रहे थे, और गिरने के साथ साथ वे मरते जा रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इतने तक ही अध्ययन करेंगे, और अगले वीडियो में इसके हम संपूर्ण बचे हुए भाग का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।